हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे और आप अपने 12th एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं टेंशन ना लें। मैं नॉलेज सर आप सबके साथ हूं तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो दोस्त आपको पता है कि क्लास 12 के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे 5 मार्क्स का आता है एक लिखने के लिए। ओल्ड इंग्लिश पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन करते हैं हिंदी में। और जब यह आप वीडियो देखें ना दोस्त, तो पहले आप लोग ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक आता है लाल कलर का, आप लेकर बैठ जाएं और चैप्टर 3 निकाल लें, ठीक है। और तब मेरी बातों को सुने, मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए भाई साहब देखते हैं ओल्ड इंग्लिश चैप्टर 3 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं वीडियो डाल चुका हूं। आप भाई साहब जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 ओल्ड इंग्लिश। तो यहां पे जो आपके सामने लिखा है भाई साहब देख सकते हैं, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। एक कितना अच्छा बात बोला है। अंग्रेजी के इतिहास में जो पहला पीरियड आता है, अवधि आता है, यानी शुरुआत, अंग्रेजी की जन्म शुरू, इज रेफर्ड टू बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यानी वह इंग्लिश की फर्स्ट पीरियड को हम लोग इन नामों से जानते हैं। कौन का नाम बाबू देख लीजिए, ये 3 नाम है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो सेल्टिक। यानी कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजी की जो इतिहास है उसमें जो फर्स्ट पीरियड है, आप सबको पता है 3 पीरियड है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड उसको 3 नाम से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो सेल्टिक। एंग्लो सेक्शन आपको हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे कि एंग्लो सेक्शन वेस्ट यूरोप से आए थे, ठीक है, जर्मन पीपल कहलाते हैं। और एंग्लो सेक्शन के अंतर्गत 3 जातियाँ आती है, एंगल्स, ज्यूट्स एंड सेक्शंस। तीनों को मिलाकर एक साथ एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। इसलिए आप लोग जाएं और मेरे प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेसन 1 को जरूर देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त, हाउ एवर द अर्लियर 2 नेम्स, जो शुरुआती का 2 नाम है, कौन कौन, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन। क्योंकि एंग्लो सेल्टिक बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराना, एंग्लो सेक्शन से भी पहले का नाम है एंग्लो सेल्टिक। ये बहुत इंग्लैंड का सबसे, आप एक प्रकार से बोल सकते हैं ये इंग्लैंड के पूर्वज लोग हैं, ठीक है। द अर्लियर 2 नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। जो शुरुआती के 2 नेम हैं, कौन कौन, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन, ज़्यादातर यूज इन्हीं दोनों का होता है, ठीक है। अक्सर आपको कहीं भी सुनने को यही मिलता है। इसका नामो निशान, जैसे हमारे भी कुछ पूर्वज थे जिनका धीरे धीरे अब जैसे समय बीतता गया उनका भी नामो निशान मिट गया, वैसे ही ये थे। अब कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, यह लाइन सुनिए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, अंग्रेजी की इतिहास शुरू होती है कब से भाई, विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन। यानी कि एंग्लो सेक्शन के आने के बाद ही अंग्रेजी की इतिहास शुरू होती है। एंड ये जो एंग्लो सेक्शन आए थे फ्रॉम यूरोप से आए थे, कहाँ से आए थे, यूरोप से, टू मेनलैंड ब्रिटेन। ध्यान सुना, यूरोप से चले थे एंग्लो सेक्शंस और आए तो मेनलैंड ब्रिटेन पे पहले अटैक किए, 5वीं सदी में आक्रमण किए और उन्हें एंग्लो सेल्टिक, सबसे पहले इंग्लैंड में कौन भाषा चलता था वह एंग्लो सेल्टिक, और इसी भाषा को उन्होंने हटाया और अपना भाषा दिया, ठीक है। अब दिस पीरियड, यह ऑब्जेक्टिव याद रखना है, दिस पीरियड इज फ्रॉम एडी, एडी में होता है बाबू एनो डोमिनी, आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा मसीह। यानी कि 449 और 1066, यह डेट तो आपको बिल्कुल याद रखना है भाई। यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ, तो 449 में, समाप्त कब हुआ, 1066 में। फिर हो सकता है कि यह भी पूछे कि ओल्ड इंग्लिश की अवधि कब से कब तक है, तो 449 से 1066। दिज 2 डेट्स, यह जो दोनों डेट है ना दोस्त, 449 और 1066, सिग्निफाई, जो बताता है, ठीक है, संकेत देता है, 2 मेजर इन्वेंशंस, यानी कि 2 बहुत बड़ी आक्रमण का संकेत देता है, ठीक है।
दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास के रूप को, इतिहास की अवधि को बदल दिया। ये दोनों डेट, ये 449 और 1066 दोनों डेट बहुत ही खतरनाक है दोस्त, अंग्रेजी का आगमन है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि एंग्लो सेक्सन कब आए थे, तो लगभग 5वीं सदी में। किस देश पर आक्रमण किए? इंग्लैंड पे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, द एंग्लो सेक्शंस वेयर फियर्स। बाप रे, एंग्लो सेक्शन बहुत ही क्रूर थे, क्रूएल जिसको बोलते हैं। ठीक है, फियर्स थे एंड वार लाइक ट्राइब्स, उनकी जो जनजातियां थी वो लड़ाकू थे। बाप रे, बहुत ही खतरनाक। वो जो पैदा होते थे ना, तो उनके हाथों में दोस्त तलवार, वो ढाल, भाला दिया जाता था। ठीक है, और जब मरते थे तो उनके कब्र में उनका जो बॉक्स होता है, ताबूत में ढाल, आपका तलवार, आपकी ये भाला, बर्छी देकर उनको दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये लड़ाकू योद्धा थे एंड फ्रॉम यूरोप से आए थे एंड देयर इन्वेशंस, उनके जो आक्रमण थे कब? 449 में। चेंज्ड द सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। पता है कि 5वीं सदी में पहले इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में रहने वाली जो जातियाँ थी उनको बोलते थे सेल्टिक ब्रिटेन। क्या बोलते थे? सेल्टिक ब्रिटेन कौन है? इंग्लैंड का अपना एक प्रकार से मान लो पूर्वज थे। और जब एंग्लो सेक्शन उन पे आक्रमण किए तो उन्होंने अपनी इंग्लिश दे दी उसको, जर्मनिक इंग्लैंड। इसका नाम है बना दिया जर्मनिक इंग्लैंड। एंग्लो सेल्टिक हटाकर सेल्टिक ब्रिटेन से चेंज कर दिया जर्मनिक इंग्लैंड में। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार आता है, एंग्लो सेक्शन कौन पीपल थे? तो याद करना, ये जर्मनिक पीपल थे। भाई साहब ये बहुत बार आया है कि एंग्लो सेक्शन जर्मनिक पीपल थे। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना। एंग्लो सेक्शन कौन पीपल है? एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपल, जर्मन पीपल। ठीक है, अगर फिर पूछ दे भाई साहब एंग्लो सेक्शन कहाँ से आए थे, तो एंग्लो सेक्शन आए थे यूरोप से, ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, अब आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, द नॉर्मन, नॉर्मन एक प्लेस का नाम है, नॉर्मन इज द नेम ऑफ प्लेस एंड कॉन्क्वेस्ट मीन्स द विजयी। अब उन लोगों ने 1066 में एक जगह पर विजयी हासिल किया, नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066। और रिजल्टेड, जब उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया, विजयी पाया, तो इसका परिणाम क्या निकला? इन द इनफ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। यानी पहले वो लोग फ्रेंच बोलते थे, जिस जगह पे इन लोगों ने हमला किया नॉर्मन पे, उन लोगों की भाषा थी फ्रेंच। और जब इन पे आक्रमण किया तो बहुत सारे फ्रेंच शब्द, इनफ्यूजन का मतलब था दोस्त प्रसार, यानी कि प्रवाह, एक प्रकार से मान के चलो कि धारा की तरह बहुत सारे फ्रेंच वर्ड उधर से निकल के, कहाँ से? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से निकल के फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकेबुलरी ऑफ लॉ ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी कि यूरोप से बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वोकेबुलरी थे में शामिल हो गए। कौन सा शब्द हुआ? फ्रेंच वर्ड। बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स, जब मान लो कि हमारा अभी पता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो नॉर्मन में फ्रेंच भाषा चलता था और नॉर्मन पे उन लोगों ने अटैक किया और उस पे विजय प्राप्त किया, तो इसका जो परिणाम निकला, इन्फ्यूजन आया कि बहुत सारे शब्द, फ्रेंच शब्द आके अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल हो गए एंड फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड में आए और उनकी डिक्शनरी में शामिल हो गए। अब कह रहे हैं यहाँ पे द रिलेशनशिप, इस पर ध्यान देना मेरे प्यारे छात्र, द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स एंड इन्वेडर्स। अब जो इनके बीच का संबंध था, ये सेल्ट, वही सेल्टिक ब्रिटेन और इन्वेडर्स मीन्स लड़ाकू, जो कि आक्रमणकारी थे, हर जगह पे आक्रमण करते थे। ठीक है, और फिर उनको बोलते थे या तो आप लोग मेरी बात मान लीजिए, मेरे जाति मेरे धर्म को अपना लीजिए, मेरी भाषा को अपना लीजिए, मेरी संस्कृति को अपना लीजिए, नहीं तो मरिए। तो बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर लेते थे। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था ना, इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, जो शायद ही कोई सही तरीके से इनका वर्णन कर सकता है, यानी कि सही तरीके से वर्णन करना बहुत ही कठिन है। बट दे सीम्ड टू हैव, लेकिन ऐसा मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे, टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाई साइड इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टैक्ट विद द एंग्लो सेक्शन। अब ये सेल्टिक लोग थे, धीरे धीरे एंग्लो सेक्शन के चारों तरफ धीरे धीरे अपना घर बनाने लगे, बसने लगे। ठीक है, सेटल होने लगे। और
एंग्लो सेक्शन से उन लोगों ने समझौता कर लिया, और एंग्लो सेक्शन जब समझौता कर लिए तो एंग्लो सेक्शन भी उन्हें अनुमति दे दिया कि चल भाई आप लोग मेरी जब बातों को मान रहे हैं तो मेरे इर्द गिर्द में जहाँ जगह मिल रही है, एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस, और ये सारे लोग मिलकर, सेक्शन लोग, इन्वेडर्स लोग और आपके सेल्टिक लोग मिलकर 7 किंगडम्स, 7 साम्राज्य यानी 7 राज्यों का एक नया राज्य बनाया एंग्लो सेक्शन। उसका नाम था एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की। हेप्टा मीन्स होता है 7 और आर्की मीन्स मोनार्क मीन्स होता है राजा, शासन, यानी 7 राज्यों का एक किंगडम बनाया गया। ठीक है, एंड द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स, और इस साम्राज्य का जो नेतृत्व करने का जो बागडोर था, ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ एंग्लो सेक्शन, यानी धीरे धीरे इनका कमांड लगा, बागडोर एंग्लो सेक्शन के हाथों में जाने लगा, बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एंग्लो सेक्शन के पास जो दिमाग था ना, जो उनके पास राजनीतिक दिमाग थी, वो बहुत ही बेटर यानी अच्छी तरह से उनके पास राजनीतिक समझ थी। ठीक है, अब करें द सेल्टिक लैंग्वेज, जिस पर आक्रमण किए थे सेल्टिक ब्रिटेन पे, तो सेल्टिक लैंग्वेजेज वर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय देम। अब एंग्लो सेक्शन के पास कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था कि वह सेल्टिक लैंग्वेज को अपने पर्सनल लाइफ में यूज करे। नाइदर डिड दिज लैंग्वेजेज इन्फ्लुएंस द सेक्शन, और ना ही इस भाषा में इतनी दम थी, जान थी कि एंग्लो सेक्शन को प्रभावित करे, उन पर प्रभाव डाले। ठीक है, देयरफॉर ओनली ए हैंडफुल, इसलिए हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मुट्ठी भर कुछ पौराणिक नाम, पौराणिक सेल्टिक वर्ड्स है, एग्जिस्ट टुडे, जो आज जिंदा है, अस्तित्व में, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेस, और उनमें से ज़्यादातर अधिकांशतः जो नाम है वह नदियों का नाम है, प्लेसेस का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, एंड सम ऑफ दिस बेटर नोन आर द फॉलोइंग, और कुछ नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं बाबू नाम क्या क्या, ध्यान सुनिएगा। प्लेस नेम्स है डोवर, देख सकते हैं डोवर नाम है, कम्बरलैंड नाम है, केंट, लंदन, यॉर्क नाम सुने, न्यूयॉर्क, और नदी के नाम एवन, अपॉन नाम सुने जहाँ पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, थेम्स लंदन नदी, लंदन इसी नदी किनारे बसा है, ट्रेंट, डी, डरवेंट, ये सब नदियों का नाम है। ठीक है, तब पूछ दे आपसे कि हमको बताओ थेम्स कौन सा शब्द है, तो कहना सेल्टिक। ठीक है, अब आइए, सम ट्रेसेस, हर चीज का एक चिन्ह होता है, एक ट्रेस होता है, पीछे लगना, पहचान होता है। द सम ट्रेसेस ऑफ ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट, यानी ब्रिटेन की जो सेल्टिक, वही ब्रिटेन के जो पूर्वज लोग थे, जो सबसे पहला नाम ब्रिटेन में सेल्टिक ही थे, सेल्टिक ही ब्रिटेन में जो जाति बस्ती थी सबसे पहले वो सेल्टिक थी, और उनकी कुछ पहचान, कुछ चिन्ह आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड, बचा कर रखा गया है, इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। आज के डेट में कुछ सेल्टिक शब्द हैं जिनका पहला सिलेबल यानी लेटर हो चाहे वर्ड हो, फर्स्ट सिलेबल शुरू होता है उनके कुछ टाउन से, कुछ जिला से। इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में वर्तमान में है, एंड दीज आर, ये हैं देख लीजिए सेल्टिक वर्ड है, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ओर्सेस्टर, ग्लॉसेस्टर, लिचफील्ड, सलिसबुरी एंड एग्स्टर, ये सब नाम है पहले के सेल्टिक है, जो कि कुछ बचा कर रखा गया। इसमें से कुछ जिला के नाम है, कुछ टाउन्स के नाम है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है। एंड अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक वर्ड्स, और भी कुछ क्लास हैं सेल्टिक वर्ड्स के, और भी कुछ वर्ग हैं प्रिजर्व्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, जो कि आधुनिक इंग्लिश में भी इनकी यूज होती है, इन्हें अभी तक बचा कर रखा गया है। आर वर्ड्स कनेक्टेड विद रिलीजन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, यानी कि जो पहले के धार्मिक चीज़, जो धार्मिक गतिविधियाँ थी, कार्य थे, उन शब्दों का आप देखिएगा कहीं ना कहीं मिलान सेल्टिक शब्द से होता है, यानी ब्रिटेन के सबसे पुराने गार्जियन बोलिए या आप उनको बोल सकते हैं उनके पूर्वज थे। ठीक है, अब आइए भाई साहब क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखते हैं द डायलेक्ट्स, ये याद रखना, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की डायलेक्ट्स माने स्पीच, बोली। देख भाई, लैंग्वेज में होता है भाषा, अब भाषा में डायलेक्ट्स में क्या अंतर है? डायलेक्ट्स होती है बोली जिसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता है, लेकिन स्पीच में एक ग्रामेटिकल रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है
देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, उतार जिसको बोलते हैं, देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सेक्शन। अब एंग्लो सेक्शन की जो स्पीच है, ठीक है, जो बोली है, उनके जो क्लियर जो स्पष्ट लाइन है जिसमें आप डिसेंट ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं माने बेहतरीन, ठीक है, गिराव ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इन मैटर ऑफ साउंड। आप कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश की जो स्पीच है और जो हमारे एंग्लो सेक्शंस की जो स्पीच है, उन दोनों में कुछ अंतर दिखाना हो, कुछ अलग दिखाना, तो किससे हम किस वजह से दोनों के अंदर अंतर दिखा सकते हैं दोनों में? तो यानी साउंड अलग है, वोकेबुलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग, यानी कि स्पीच और डायलेक्ट जो हैं ओल्ड इंग्लिश के, इन दोनों में अंतर दिखाना हो तो हम साउंड के माध्यम से दिखा सकते हैं, वोकेबुलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है। बट ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। भाई इस पर टिक मार लो, ऑब्जेक्टिव, वीवाई ऑब्जेक्टिव पूछा है कि डैश इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, तब मार देना ओल्ड इंग्लिश पे। ऑप्शन देगा ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड न्यू इंग्लिश। न्यू इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है, तो टिक मारना है ओल्ड इंग्लिश पे, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश है जो कि सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है, यह एक रूप की भाषा नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के भाषाएं शामिल थे। और वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग इसमें भेद कर सकते हैं, हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ये टिक मार लो भाई, ये सब्जेक्टिव पूछता है कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, तो बोलना ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स हैं। दे आर केंटिश हैं, नॉर्थम्ब्रियन है, मर्सियन है एंड वेस्ट सेक्शन है। ठीक मार लो भाई, ये सब्जेक्टिव पूछता है बार बार कि राइट द नेम ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, या ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं बता सकते हैं। अब कर बाबू 10 इस प्रकार इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टियल, कि ओल्ड जो इंग्लिश था वह डायलेक्टियल था, यानी चारों भाषाओं से मिलकर बनी थी, इसलिए डायलेक्टियल बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछ दे विच इंग्लिश इज अ डायलेक्टियल इंग्लिश, तो बोला ओल्ड इंग्लिश। एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल, और यह बहुत ही समझनीय है, बिकॉज 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स, एंग्लो सेक्शन में 3 विभिन्न प्रकार की जातियां थी, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स वेयर इन्वॉल्व्ड, and it was but natural that a variety in languages existed, जो शामिल थी, और यह it was ऐसा था, but natural, लेकिन भले ही तीनों अलग अलग जातियाँ थी लेकिन नेचुरल लगती थी, मतलब कि लगता था कि उनका अपना खुद का प्राकृतिक भाषा है। दैट ए वेराइटी इन लैंग्वेजेस एग्जिस्टेड, जो कि विभिन्न प्रकार के भाषा आज भी उपस्थित हैं, आज भी जिंदा हैं, ठीक है। अब देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो अब देखना है दोस्त कि अभी तो हम लोग पढ़ लिए, ये पढ़े डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब पढ़ेंगे हम लोग कुछ ओल्ड इंग्लिश की विशेषताएं, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की क्या विशेषताएं हैं, ये देखिए इसका क्या कैरेक्टर है, ठीक है। करेंगे सम फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की कुछ ऐसी फीचर हैं जो इसकी विशेषताएं हैं, मेक इट वेरी डिफिकल्ट, जो कि इसे बनाती है, किसको बनाती है, ओल्ड इंग्लिश को। इसके अंदर कुछ तो ऐसा लक्षण है जो ओल्ड इंग्लिश को बना देती है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, यानी 449 से 1066 की जो अवधि थी ओल्ड इंग्लिश की, उनके लिखावटों की ऐसा तरीका था, इतना उसका विशेषताएं थी कि उसको पढ़ने में और समझने में बहुत ही कठिनाई होती थी, ठीक है। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट, जो उसकी भाषा थी किसकी, ओल्ड इंग्लिश की, वह बिल्कुल ही अलग दिखती थी, बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती थी भाई साहब, वह बिल्कुल एलियन, एलियन का मतलब बिल्कुल अजनबी, जिसको हम जानते नहीं थे, अपरिचित, ठीक है, स्ट्रेंज, जिसे कभी आदमी पहले कभी मिला नहीं है, एंड अनफैमिलियर वोकेबुलरी। ओल्ड इंग्लिश के जो शब्द होते थे माय डियर, वह बिल्कुल अनफैमिलियर, किसी से कोई शब्दों से कोई पल्ला नहीं पड़ा था।
आप देखते हुए आप एक चैप्टर 12th में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अब गो का स्पेलिंग है GOE। अब बहुत सारे लड़के इसको गोए पढ़ते हैं, कोई जोए पढ़ता है, कोई गो पढ़ता है, मी लिखता है, डाई लिखता है DOYE। अब आप ही बताइए कि क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ओल्ड इंग्लिश के शब्द स्पेलिंग बिल्कुल अलग थे। अब क्या यहाँ पे एंड ए टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था बिल्कुल अलग। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विद टुडे। आज जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो प्रयोग करते हैं, और जो ओल्ड इंग्लिश की राइटिंग सिस्टम थी, लिखने की जो तरीका थी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, जो आज के डेट में मैच ही नहीं करेगा। अब क्या बुआ, व्हेन द एंग्लो सेक्शंस केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में पहुंचे, इंग्लैंड आए, दे यूज्ड ए सिस्टम राइटिंग, उन लोगों ने जो लेखन तरीका का प्रयोग किया, विच वॉज इन यूज, जो कि प्रयोग में था, इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के जो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट में जो राइटिंग सिस्टम चलता था वहाँ पे, वही हमारे एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड में आया तो वही सिस्टम का यूज किया, ठीक है, लेख का, जो कि प्रेजेंट डे वर्तमान में जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया है। अब करें द राइटिंग सिस्टम यूज्ड, हाँ ये जरूर याद रखना है, ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सेक्शन ने मतलब कौन से राइटिंग का यूज करते थे, तो उनका जो राइटिंग सिस्टम प्रक्रिया थी, यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, याद करना र्यूनिक अल्फ़ाबेट, एकदम याद करना, ऑब्जेक्टिव पूछा है, ओल्ड इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता था, र्यूनिक अल्फ़ाबेट। अब पूछेगा कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर क्या है, उसका चरित्र कैसा था, यानी उसका स्वभाव, र्यूनिक अल्फ़ाबेट देखने में कैसा था, तो द र्यूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ए शार्प ए स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व। अब उसका जो लेटर्स होते थे र्यूनिक अल्फ़ाबेट का, वो सीधा शार्प, मतलब कि ऐसे रहेंगे, ज़्यादा उनमें जैसे आज हम लोग कैसे ऐसे ABE सब नहीं होता था, एकदम सीधा 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 स्ट्रेट लाइंस, उसमें कोई घुमाव मोड़ाव नहीं होता था, ठीक है। एंड मेनी ऑफ दिस लेटर्स, और इनमें से बहुत सारे ऐसे शब्द होते थे, आर फाउंड ऑन वीपन्स, जो हथियारों पे, आज जो पुराने ज़माने में जो हथियार होते थे उस पर देखने को मिलेगा र्यूनिक अल्फ़ाबेट, सच एज एरोज, जैसे तीर हो गए, एक्सेस कुल्हाड़ियाँ हो गई, नाइफ चाकू हो गया, हैंडल्स चाकू का हैंडल्स पकड़ने वाला, शॉर्ट्स तलवार, एंड ECT एक्सेट्रा। सम आर टू बी सीन, और इनमें से और भी कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट है र्यूनिक अल्फ़ाबेट जिनको देखा गया है इन मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे स्मारक समाधियों पे, ज्वेलरी, रानी राजा महाराजाओं के गहनों पे, एंड कैस्केट्स मेड ऑफ बोन, और जो हड्डियों के बने हुए थे, आपका संदूक, बक्स, कोई भी सामान उस पर देखने को मिलता था, ठीक है। बट देयर मैसेजेस आर डिफ़िकल्ट, उन पे जो लिखा गया था, जो संदेश दिया गया था, जो मैसेज था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था टू डेराइव, समझने में, अर्थ निकालने में, एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबलिक, क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो अक्षर होते थे वो सिंबल पे, यानी सिंबल में लिखा जाता था। अब कभी भी सिंबलिक जो लैंग्वेज होता है ना, बहुत ही टेढ़ा होता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। अब ये दो सवाल याद रखना है, ओल्ड इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट प्रयोग होते थे, र्यूनिक अल्फ़ाबेट, और र्यूनिक अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर्स कैसा था, द शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स, याद रहेगा। यहाँ पर ये आफ्टर द 6th century द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड, अब धीरे धीरे क्रिश्चियन जाति का, ईसाई धर्मों का, पंथों का अब बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, 6 यानी 6ठी शताब्दी के बाद, एंड लेड टू द ग्रेजुअल, धीरे 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 उन लोगों ने यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, और ईसाई क्या किए, रोमन का लिखावट जो था, रोमन जाति का, रोम का, उनकी लिखावट का धीरे धीरे उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, जैसा कि यह क्या था, एक लैटिन भाषा के धार्मिक लिखावट जो होता था उसी का लेख था, ठीक है। एंड द रोमन अल्फ़ाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्शन, अब धीरे धीरे रोमन साम्राज्य इतना फैलने लगा कि इनका जो अल्फ़ाबेट था, जो वर्णमालाएँ थी इनकी, वह एंग्लो सेक्शन के द्वारा अपनाया गया, एंड पास्ड थ्रू सम वेराइटीज,
और कुछ उसमें से चेंजिंग किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया एंड बिफोर इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप इन मॉडर्न इंग्लिश। यानी कि आज के आधुनिक इंग्लिश में जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें से बहुत सारे रोमन अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और रोमन अल्फ़ाबेट में जब रोमन अल्फ़ाबेट को एंग्लो सेक्शन ने अपनाया तो उसके अंदर बहुत सारी वेराइटियाँ, बहुत सारे चेंज किया लेटर को, अल्फ़ाबेट को, ठीक है, तब जाकर मॉडर्न इंग्लिश में आज यूज होता है। एंड द ओल्ड सेक्शंस फॉर्म, और ओल्ड इंग्लिश जो एंग्लो सेक्शन थे, यानी ओल्ड सेक्शन वही बोलते हैं, सेक्शन का बनाया हुआ इंग्लिश को ही ओल्ड बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे लेटर को अपना रूप दिया, तैयार किया एंड सुपरसेडेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स, और फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा जो शब्द लिए गए थे, अपनाए गए थे, उसमें बहुत सारे शब्दों में परिवर्तन किए गए एंड सम न्यू लेटर्स वेयर एडेड टू द अल्फ़ाबेट, और हमारे एंग्लो सेक्शन ने अल्फ़ाबेट में कुछ नए लेटरों का क्या किया, ऐड किया, जोड़ दिया, सच एज क्यू। देखिए ये सब लेटर्स हैं जो कि एंग्लो सेक्शन के द्वारा जोड़ा गया है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडी, यानी जब नॉर्मन जगह पे विजयी प्राप्त हुआ था एंग्लो सेक्शन का, ठीक है, 1066 के बाद बहुत सारे शब्दों में घुमाव फिराव किया गया, बहुत सारे शब्द जुड़े हमारे अल्फ़ाबेट में, ठीक है। आज जो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा शब्दों का, बहुत सारे भाषाओं का मेल है। अब आइए ओल्ड इंग्लिश पर फॉरेन इंग्लिश का, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे देशों ने क्या किया था, जो देश इंग्लैंड पे आक्रमण किया, सेल्टिक इंग्लैंड पे, उस पर बहुत सारे देशों ने प्रहार किया, तो बहुत सारा परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो देखते हैं ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या प्रभाव रहा। कॉल्ड द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश की कहानी है ना, इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन, अतिक्रमण, यानी बहुत ज़्यादा, ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू इंग्लिश वोकेबुलरी, यानी इंग्लैंड के जो सबसे पहला सेल्टिक इंग्लैंड था, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आक्रमणकारी रहते थे जिन्होंने बहुत बार इंग्लैंड पे आक्रमण किया, और जब जब आक्रमण किया बहुत सारे शब्द को रिपीट किया गया, कुछ हट गया फिर कुछ आया, जैसे जिसका रोमन आया तो रोमन अपना दबदबा जमाया, लैटिन को हटाया, लैटिन आया तो अपना दबदबा जमाया, जो जो लोग आते थे अपना शब्द उसमें रिपीट करते थे, जो हट जाता फिर आता था, ठीक है। बहुत सारे विदेशी शब्दों को उसमें शामिल कर दिया गया। एंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआती से ही द कंट्री हैड बीन, जो इंग्लैंड था ना, शुरू से ही हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशन बाय फॉरेनर इन्वेडर्स, जो कि ये विदेशी लड़ाकू थे, जैसे सच एज द रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, ये तीनों जाति बड़ी एग्रेशंस मूड के थे, और इन लोगों ने ही शुरू से ही इंग्लैंड को अपने बस में कर लिया था, ठीक है। और बस में किया था तो जाहिर सी बात है इन्हीं की बात चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एंड अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज, और शुरुआत से इन लोगों ने अपनी भाषा को लाया एंड इंग्लैंड में अपनी भाषा लागू कर दिया, बट लेटर बाद में बेस्टॉर्ड ऑन इंग्लिश, लेकिन बाद में इंग्लिश को दिया, यानी इंग्लिश को प्रस्ताव दिया, इंग्लिश पर थोप दिया मानो तो, ए फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबुलरी, अपने वोकेबुलरी का बहुत अच्छा खासा हिस्सा इंग्लिश में शामिल कर दिया, एंड इन द ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश में पीरियड में। एंड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर लैटिन एंड स्कैंडियन, याद रखना है ओल्ड इंग्लिश में सबसे मुख्य इन्फ्लुएंस किसका रहा, तो लैटिन और स्कैंडियन, इतना प्रभाव किसी का नहीं रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, मैं पूछ दूंगा कि ओल्ड इंग्लिश में टू मेजर इन्फ्लुएंस का नाम बताइए, तो लैटिन, एंड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश वेयर लैटिन एंड स्कैंडियन, स्कैंडिनेवियन, याद रखना है, ठीक है। आगे आइए, तो यहाँ पे लैटिन एंड स्कैंडियन है, तो चलिए सबसे पहले प्रभाव देखते हैं लैटिन का, ठीक है भाई साहब। कौन लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पे लैटिन का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। अब क्या प्रभाव रहा है देखते हैं। कह रहा है कि परहैप्स, शायद, नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, शायद ही कोई ऐसा इकलौता भाषा होगा जो इंग्लिश को प्रभावित किया होगा जितना लैटिन किया है, ठीक है। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन, यानी एंग्लो सेक्शन के आने से पहले इंग्लैंड में सबसे हावी कुछ था, शब्द था, तो लैटिन ही था, पर लैटिन ही भाषा चलता था, ठीक है।
एंड इन द एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। विश्व, सोचिए, विश्व भाषा की उपाधि, विश्व भाषा की अवधि या अवधि का उपाधि दिया गया था किसको? लैटिन को, यानी पूरे विश्व में इसी का बोलबाला था। एंड द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, और जो यूरोपीय देशों की कुछ यूरोपीय देशों की जो भाषाएं थी, विच हैड कम अंडर रोमन रूल, यानी कि रोमन साम्राज्य यानी कि रोमन रूल के अधीन में आती थी यूरोपियन कंट्रीज की भाषाएं, ठीक है। एंड बिकम रोमनाइज्ड, और मैंने तो अभी बार बार बता रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय दबदबा था रोमन साम्राज्य का, इसलिए रोमन के अंतर्गत ये जितने देश आते थे उनको रोमनाइज्ड कर दिया गया, यानी कि वो रोमनीकरण में ढाल दिया गया और उनको भी रोमन भाषा दे दिया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं गॉलिश बिकेम फ्रेंच, पहले गॉलिश एक जगह का नाम था, उसको फ्रेंच बना दिया गया एंड एक व्यक्ति के नाम पे। एंड हाउ एवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन, और ये जो प्रक्रिया थी रोमनीकरण करने का, वाज हॉल्टेड। याद रखना, दुनिया में किसी व्यक्ति का पावर हमेशा के लिए नहीं होता है। जहाँ पे रात है वहाँ पर दिन होता है, जहाँ पर दिन है वहाँ पर रात। ये जो बहुत तेज़ी से जो रोमनाइजेशन हो रहा था, रोमनीकरण, उसको रोक दिया गया बाय द अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्शन। जैसे ही एंग्लो सेक्शन का आगमन हुआ ना, तो ये रोमनीकरण रुक गया, क्योंकि ये भी मजबूत थे, बहुत ताकतवर थे। एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, और रोमन साम्राज्य को शक्तिहीन होना पड़ा, इनकी शक्ति बिल्कुल छीन हो गई एंग्लो सेक्शन के सामने। यानी कि हर बाप का एक बाप होता है इस दुनिया में। एंड मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स, और बहुत सारे शब्द जो उधार के रूप में लिए गए थे इन लैटिन शब्दों में, रिलेटेड टू द एरियाज, वह कैसे क्षेत्रों से संबंधित है, इन विच द सुपरमेसी ऑफ रोमन। हाँ, बहुत सारे लैटिन शब्द में आए शब्द जो रिलेटेड थे हमारे रोमन के सबसे मुख्य क्षेत्रों से, जो कि अब द रोमन वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब उस समय रोमन का दबदबा था मिलिट्री पर, एग्रीकल्चर शब्दों पे, ट्रेड पर एंड कॉमर्स पे। उन्हीं में से बहुत सारे शब्द लैटिन में आकर रह गए। जैसे देखो सम एग्जाम्पल्स आर वॉल। अब वॉल किससे चला? लैटिन वेलम, ठीक है। टाइल टेकुला, माइल मिलिया, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। मेनी डेरिवेटिव्स, बहुत सारे शब्द निकले, ठीक है। लैटिन से फ्रेंच हुए, लैटिन से आपके रोमन से लैटिन हुए, लैटिन से सब बदलते जाते हैं। अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी, जब लगभग 6ठी शताब्दी में क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ईसाई धर्म थे बिगैन, अब इन लोगों ने शुरू किया फैलना इंग्लैंड में, टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी। हाँ, जब क्रिश्चियन लोग आए तभी साक्षरता बढ़ी, ठीक है। उस समय तो फिर मारपीट लड़ाई होता था, भाषा के लिए दबदबा होता था, लेकिन जो साहित्य में डेवलपमेंट हुआ, जो इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई के प्रति जो जागरूक हुआ, वो था क्रिश्चियनिटी, ठीक है। एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन के धर्मार्थ कार्य संबंधी जो इसके संस्थापक थे, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन जाति के बहुत सारे संस्थाएं थी जो ट्रांसलेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट, बहुत सारे लैटिन शब्दों को उन्होंने लैटिन किताबों को ट्रांसलेट शुरू कर दिया। एंड मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन, खास करके कौन भाषा में? नॉर्थम्ब्रियन में। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस, और धीरे धीरे उन शब्दों को शोभा यानी शब्दों को चमकदार बनाने लगे, शब्दों की शोभा बढ़ गई। एंड मेनी ऑफ द फॉलोइंग, और उनमें से बहुत सारे ऐसे शब्द थे, वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आज भी जो क्रिश्चियन लोग यूज में लाते हैं, वो लैटिन शब्द से है। एंड रिलेटेड टू द रिलीजन, किससे संबंधित है? धर्म से। जैसे हेवन, हेल, स्वर्ग, नरक, गॉड, गॉस्पेल में उपदेश देना, ईस्टर, सीन मैंने पाप, अल्टर मीन्स बदलना, एबॉट मीन्स मठवासी, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख लेना इसको। इसके बाद ये तो हो गया लैटिन का इन्फ्लुएंस। अब आइए स्कैंडिनेवियन का भी इन्फ्लुएंस रहा किस पे? ओल्ड इंग्लिश पे। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन, जब दूसरा सबसे बड़ा जो लिंग्विस्टिक आक्रमण जन हुआ किस पे? इंग्लिश पे, इंग्लिश का, केम एज द रिजल्ट ऑफ स्कैंडियन, जो कि उभर कर बाहर आया रिजल्ट के रूप में, वो था स्कैंडिनेवियन अटैक ऑन इंग्लैंड। स्कैंडिनेवियन ने भी अटैक किया इंग्लैंड पे। अभी आपने देखा लैटिन का
और अब आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन का। एंड दे वर द जर्मनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। वे लोग डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे के रहने वाले थे, इनहेबिटेंट्स बने वहीं के बसिंदा थे। एंड हु एज वन टाइम नेबर्स ऑफ द एंग्लो सेक्शन, जो कि एक समय था जब ये एंग्लो सेक्शन के पड़ोसी होते थे। जाहिर सी बात है भाई साहब, ये भी लड़ाकू किस लिए थे? क्योंकि पड़ोसी को देख के ही सीखता है। यानी लोग कहते हैं जैसा संगत जैसा समाज, जैसा बुद्धि वैसा विचार। नाम सुने आप लोग? ये सच्चाई है बाबू, कि जिस माहौल में आप रहोगे आपके अंदर भी उसी प्रकार का स्वभाव आएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, इन द 5th सेंचुरी यूरोप, एंग्लो सेक्शन के ये पड़ोसी होते थे 5वीं शताब्दी यूरोप में। वे आर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज। ये जो हमारे स्कैंडिनेवियन थे वो एंग्लो सेक्शन से बहुत ही नज़दीकी थे, उनसे बहुत ही मिले हुए थे, ब्लड से, भाषा से, उनमें शादी विवाह भी हुआ था। एंड दिस डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल, बाप रे, ये बहुत ही हिम्मती और सी रेयरिंग पीपल थे। यानी कि समुद्र के सामने जो आदमी रहता है, समुद्र को पार करने वाला, समुद्र को चीर कर बाहर जाने वाला, ठीक है, उनको हम लोग बोलते थे कॉल्ड विकिंग्स। याद करना, विकिंग्स किसको बोलते हैं? द डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल। विकिंग इज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी। अब विकिंग का जमाना शुरू होता है 8वीं शताब्दी से लेकर शुरुआत, यानी 8वीं शताब्दी के आधे समय से, मिडिल एज से लेकर और 11वीं शताब्दी के शुरुआत समय तक इनका दबदबा रहा। किसका? विकिंग्स का, यानी कि स्कैंडिनेवियंस का। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? अब आइए स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी। इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। किस पे? ओल्ड इंग्लिश के शब्दकोश पे। देखते हैं द रिजल्ट ऑफ 2 सेंचुरीज, ये 2 शताब्दी जो शासन किए थे स्कैंडिनेवियन, किस पे? इंग्लैंड पे, ऑफ क्लोज कंटैक्ट, बहुत ही नज़दीकी संपर्क में आ गए थे विद द स्कैंडिनेवियन, हैड एन अनएवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन। यानी एंग्लो सेक्शन के भाषाओं पर एक जो स्कैंडियन का अनएवॉइडेबल, जिससे वो नहीं बच सके, ठीक है, न बचने के युग जिसको बोलते हैं, प्रभाव पड़ा एंग्लो सेक्शन की भाषाओं पे। यानी एंग्लो सेक्शन को भी अपनाना पड़ा स्कैंडियन। ठीक है, एंड दिस इन्फ्लुएंस वाज नॉट इमीडिएटली अपैरेंट, और यह जो प्रभाव था वह तुरंत गायब नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द होस्टिल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन और डेन्स के बीच में जो संबंध था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत निर्दयता, मतलब कि आप बहुत दुश्मनीपूर्ण था। ठीक है, दुश्मनीपूर्ण था, मतलब एक दूसरे के से तीखा व्यवहार करना। एंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, और 9वीं शताब्दी के अंत तक पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रिवेल एंड मेनी डेनिश वर्ड्स, और बहुत सारे शब्द चुपके चुपके शांतिपूर्ण घुस गए, डेनिश वर्ड्स एंटरिंग इंग्लिश में शामिल हो गए, and which were very basic in nature, and these words entered brought everyday interaction. Some of these words are, देखते हैं, ये रोज़ बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, और ये सब के सब डेनिश वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में शामिल हुए। बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, यानी ये भी डेनिश वर्ड्स हैं। और सब धीरे धीरे भाई दबदबा उसका था, तो धीरे धीरे पता नहीं कैसे अपने बेसिक नेचर से, स्वाभाविक रूप से यह सारे शब्द इंग्लैंड में शामिल हो गए। ठीक है, इंग्लिश में, और ये रोज़ कहीं ना कहीं हमसे ये सब टकराने वाला है, कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्या कह रहा है भाई साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन बोरोइंग आर, जो स्कैंडिनेवियंस का बोरोइंग, जो उधार लेने की प्रक्रिया थी शब्दों का, आर फाउंड इन फैमिली नेम्स, अब परिवार के नामों में आ गया, एंड प्लेस नेम्स, कुछ स्थान के नामों में आ गया। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस, और यह बहुत ही आश्चर्यचकित होगा इस पर नोटिस करना, ध्यान देना, दैट कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स। हाँ, स्कैंडिनेवियन जो वर्ड्स थे वह, उन पे कोई पाबंदी नहीं था। वह शब्द आपका नाउन का भी हो सकता है, वर्ब का भी, एडजेक्टिव्स का भी, एंड स्ट्रक्चर्स वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशन का, कंजंक्शंस का, एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस का एंड एडवर्ब
वेयर फ्रीली बोरोड, स्वतंत्र रूप से इन सारे शब्दों को स्कैंडियन से कहाँ, ओल्ड इंग्लिश में शामिल हुआ। एंड 3 ओल्ड इंग्लिश, देख सकते हैं 3 ओल्ड इंग्लिश को, प्रोनाउंस को कैसे स्कैंडियन ने चेंज किया। हाई, हाइरा, हिम वे आर रिप्लेस्ड बाय देयर डेनिश काउंटर पार्ट्स। अब डेनिश जाति, वही डेनिश आपका स्कैंडिनेवियन हो गया। उन लोगों ने कैसे इन शब्दों को हटाकर अब हाई के जगह पर दे कर दिया, हाइरा के जगह पर देर कर दिया, हिम के जगह पर देम कर दिया। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, लॉफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, थ्रू आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ये सब स्कैंडिनेवियन है, ठीक है, जो कि स्कैंडिनेवियन से निकले हैं। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग इज आर, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट था जो स्कैंडिनेवियन का दबदबा रहा ओल्ड इंग्लिश में, आर, ARE, जो आज भी है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी, यानी इज का प्लूरल फॉर्म आर होता है। एंड दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकैबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। और धीरे धीरे स्कैंडिनेवियन का प्रभाव रहा ओल्ड इंग्लिश पे और फैलता गया, और शब्द से यानी वोकैबुलरी के शब्दार्थों के बियॉन्ड, माने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा में, जो कि टच आकर कहीं ना कहीं मिल गया, छू दिया किसको, द ग्रामेटिकल सिस्टम, यानी कि हमारे जो आज के व्याकरण संबंधी जो प्रक्रिया हैं, जो नियम हैं, उसमें ओल्ड इंग्लिश आकर टच कर, सॉरी, स्कैंडियन ने अपना इतना रूल दिया कि आज इसमें आकर मिल गया, किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में। तो चलिए अब देखते हैं दोस्त ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो कुछ भी हम बताएंगे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और कॉपी में नोट करना। करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज 2 टाइप्स। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि एंग्लो सेक्शन के जो लिटरेचर थे, साहित्य थे, वो कितने प्रकार के थे, तो करना 2 प्रकार। कितना प्रकार दोस्त, 2 प्रकार के। द फर्स्ट इज दैट, जो पहला था वो क्या था, विच वॉज अनडाउटेडली ब्रॉट बाय द जर्मनिक ट्राइब्स। जो फर्स्ट लिटरेचर था वह किसके द्वारा लाया गया था, जर्मनिक जनजातियों के द्वारा, ठीक है। एंड व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब उन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन, यानी कि पहला जो उन लोगों का लिटरेचर था एंग्लो सेक्शन, जब उन लोगों ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया, तो सोचिए उनकी जो साहित्य थी वो बोलचाल वाली भाषा थी, यानी कि बोलचाल की भाषा के रूप में उन्होंने अपने साहित्य को प्रिजर्व कर दिया। प्रिजर्व माने सुरक्षित कर दिया, यानी उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस समय लेखन सामग्री नहीं था, इसलिए उन लोगों ने जो बोलचाल होती है, बोलचाल की भाषा में अपने लिटरेचर को यूज किया। एंड द सेकेंड इज मैनिफेस्ट, और जो दूसरा रूप था, जो दूसरा जिसको संरक्षित किया गया जो साहित्य का, वह सॉन्ग्स में, पोएम्स में एंड रिलीजियस राइटिंग्स, धार्मिक लेख में, फाउंड इन मनुस्क्रिप्ट्स, जो कि पाए गए बहुत सारे हस्तलिपियाँ, प्रोड्यूस्ड व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, यानी कि जब इंग्लैंड में साहित्यिक जो आप बोल सकते हैं इंग्लिश की साक्षरता बढ़ी इंग्लैंड में, तो हस्तलिपि के द्वारा बहुत सारे सॉन्ग्स, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और धार्मिक लेख मनुस्क्रिप्ट्स बने, हस्तलिपियों में लिखे गए। एंड यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि इंग्लैंड ही था जो कि अंग्रेजी को क्या किया, डेवलप किया, अंग्रेजी के साहित्य लेखन को, चाहे वो सॉन्ग्स के माध्यम से या कविता के माध्यम से या धार्मिक लिखावट के माध्यम से, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ओनली, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ ए फ्रैगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, यानी मात्र कुछ टुकड़े हैं, कुछ मुट्ठी भर मान के चलो, इंग्लिश कविताओं, ओल्ड इंग्लिश कविताओं का कुछ भाग, शेष अवशेष, हैज सर्वाइव्ड एंड द मनुस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। कुछ ही हमारे ओल्ड इंग्लिश की कविताएं हैं साहित्यिक रूप से, और कुछ हस्तलिपियाँ हैं जो हाथ से लिखी गई कविताएं हैं, वह अभी तक बची हुई है ओल्ड इंग्लिश में, और उनमें से मात्र 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो 2 है, बेउल्फ, ये मनुस्क्रिप्ट है, एंड द जूनियस, ये भी मनुस्क्रिप्ट है। अब बाकी 2 ये
लिटरेचर है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है भाई साहब, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की जो सबसे सुनहरा अवधि थी, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश साहित्य की जो सबसे सुनहरा क्षण था, सुनहरा पल था, वह द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड, यानी किंग एल्फ्रेड का जब युग था, जमाना था, उस समय बोला जाता है कि ओल्ड इंग्लिश साहित्य का एक सुनहरा अवधि थी। ठीक है, सुनहरी अवधि। एंड ही वॉज ए स्कॉलर, क्योंकि किंग जो एल्फ्रेड थे वो स्कॉलर थे, विद्वान थे, सोल्जर थे, लॉ गिवर, कानून देने वाले, शासन यानी शासक बोलते हैं, रूलर भी थे। व्हेन ही बिकेम किंग, जब वे राजा बने ना, देयर नॉट इनफ स्कॉलर्स, उस समय आपके विद्वानों की जो संख्या थी वो अधिक नहीं थी, टू रीड, जो कि लैटिन को पढ़े, लैटिन किताबों को पढ़ पाए, एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर, और शुरुआती में जो क्रिश्चियन लोगों ने साहित्य को जो लाया था, तो उस समय के जो साहित्य थे, यानी कि आप मान के चलो कि इंग्लैंड का सबसे पहले के लोग जो क्रिश्चियन थे, और आपके लैटिन भाषा इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि उतने बहुत संख्या में विद्वान लोग नहीं थे जो इन किताबों को समझे, पढ़े। ठीक है, तो किंग एल्फ्रेड क्या किए, ब्रॉट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम एब्रोड, तो विदेश से उन्होंने टीचर्स को और विद्वानों को बुलवाया। एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट, उन्होंने खुद मेनी ऑफ द वर्क्स इन लैटिन, बहुत सारे लैटिन किताबों को वो खुद, क्योंकि किंग एल्फ्रेड बहुत ही विद्वान थे, तो लैटिन को क्या किया, ट्रांसलेट किया वेस्ट सेक्शन में, इंक्लूडिंग, और साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बीड व्यक्ति थे, बीड्स की जो हिस्ट्री थी उनको भी इन्होंने अपने भाषा में ट्रांसलेट किया। एंड द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड, और सबसे जो महत्वपूर्ण उनका जो मुख्य किताब थी, इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज, जो कि अल्फ्रेड के द्वारा बहुत ही प्रेरित हुआ, यानी अल्फ्रेड जी बहुत प्रेरित हुए जिस किताब से, उसका नाम था एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। एंड दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, और यह किताब अंग्रेजी प्रोज के यानी गद्य भाग का सबसे पहला किताब है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको टिक मार ले, और आपसे कोई पूछेगा कि अंग्रेजी प्रोज भाग के यानी गद्य भाग के सबसे फर्स्ट किताब का नाम क्या है, तो बोलना है एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री, और जो प्रथम जो निरंतर जो इतिहास थी किसका, यूरोपियन नेशन का, इन इट्स ओन लैंग्वेज, यानी कि यूरोपियन नेशन की जो प्रथम जो कंटिन्यूअस इतिहास थी वह उनकी खुद की भाषा में, यानी कि उनकी भाषा में लिखा गया, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, पहली ऐसी किताब, ठीक है, जो उनकी खुद की भाषा में लिखी गई। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट, द ईयर 1066, यह जो साल है आपका 1066, मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश के समापन का यह चिन्ह है। यह जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे 1066, एंड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और जो नॉर्मन जहाँ पे जगह है वहाँ के जो लोग थे, जब विजयी हुआ, नॉर्मन जगह को जो जीता गया, मेड इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड को बना दिया, क्या बना दिया, इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के छोटे छोटे उपनिवेशक भागों में बांट दिया गया। किसको, इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड पे तो नहीं, लेकिन इंग्लैंड के कुछ हिस्सों पे फ्रांस की क्या थी, दबदबा थी, फ्रांस भी अटैक करके कुछ हिस्सों पे काबू कर लिया था। एंड द फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट, उस समय फ्रांस लोगों ने क्या लाया, फ्रेंच भाषा लाया। तो कुछ देशों पे, कुछ भागों पे, कुछ देश तो नहीं क्या बोल सकते, कुछ स्थानों पे, कुछ शहरों पे फ्रेंच की दबदबा थी, फ्रेंच का अधिकार था, इसलिए फ्रेंच जो भाषा था वह किंग्स कोर्ट, सिर्फ राजघरानों के दरबारों की भाषा बन गई, जस्टिस न्याय के लिए, गवर्नेंस सरकार के लिए, एंड एजुकेशन शिक्षा के लिए। यानी फ्रेंच भाषा सिर्फ आपका कहाँ बोला जाने लगा, किंग्स के दरबार में, न्याय के लिए, और आपके शासन सरकार राजनीति में, और एजुकेशन में। ठीक है, एंड द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच एमॉन्ग द अपर क्लास इन इंग्लैंड वाज फ्रेंच, और जो कि रोज के बोलचाल वाली जो भाषा थी वो भी कहाँ पे, इंग्लैंड में जो अपर क्लास के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, जो बड़े घराने के लोग थे, उनके परिवार में जो भाषा चलती थी वो फ्रेंच थी।
एंड द नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट, और नॉर्मन जाति को कोई रुचि नहीं था इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग अ लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। और जो नॉर्मन जाति थी, नॉर्मन लोग, उनको इतना रुचि भी नहीं था कि वो अंग्रेजी को क्या कर, अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाए, उसके विकास के लिए कोई काम करे या उसका संरक्षण करे। ठीक है। इन द ऑप्शंस ऑफ एडिक्वेट पैट्रोनेज इंग्लिश लिटरेरी, जो अंग्रेजी साहित्य के अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में कोई रक्षक इसका नहीं था, संरक्षक नहीं था, उसकी अनुपस्थिति के कारण राइटिंग ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल, लगभग पूर्ण रूप से अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी भाषा को उस समय विराम लग गया, क्योंकि उसका देख रेख करने वाला, उसका कोई संरक्षक नहीं था। ठीक है। हाउएवर, फिर भी इट कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ मासेस, फिर भी धीरे धीरे यह भाषा पहुंच गई कहाँ तक, जनता के पास, यानी आम जनता के पास धीरे धीरे भाषा पहुंच गई। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि के बाद, एक समय के बाद, ड्यू टू क्लोज इंट्रैक्शन एंड इंटर मैरिज, अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंट्रैक्शन में टकराए, फ्रेंच लोग से टकराए। फ्रेंच वाले लोग किससे टकराए, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से टकराए, और अंतः जो होता है ना, अंतर्जातीय शादियाँ होने लगी, यानी फ्रेंच लोग इंग्लिश लोगों से शादी किए, इंग्लिश लोग फ्रेंच लोगों से शादी किए, और इसका परिणाम क्या हुआ, इंग्लिश बिगैन रिप्लेसिंग फ्रेंच, यानी धीरे धीरे जब इंग्लिश के लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे फ्रेंच हटने लगा और उसके जगह पे इंग्लिश आ गया। एंड फर्स्ट इन द होम्स, और सबसे पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई पहले घर, यानी कि फ्रेंच को कहाँ से हटाया गया, जो घर पे बोलचाल वाली भाषा थी वहाँ से हटाया गया। लेटर इन द ऑफिस से हट गया फ्रेंच, स्कूल से हट गया। एंड द चिल्ड्रन ऑफ नोबिलिटी, और जो आपके कुलीन वर्ग के लोग थे, जो आप बोल सकते हैं एक शिक्षित वर्ग, बहुत ही अच्छे घर के लोग थे, वहाँ लोग पहले फ्रेंच बोलते थे, अब धीरे धीरे वहाँ से फ्रेंच हट गया और इंग्लिश शुरू हो गया बोलना एज देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा के रूप में इंग्लिश आ गई फ्रेंच को हटा के। एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल्स, अब सिर्फ फ्रेंच नाम मात्रा के स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है। दस इस प्रकार द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड, इस प्रकार से इंग्लिश भाषा ने अपने आप को सुरक्षित रखा। एंड द ऑनस्लॉट मीन्स होता है घातक आक्रमण, और फ्रेंच के इस घातक आक्रमण के चलते क्या किया, अंग्रेजी भाषा ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। एंड रूलर्स, उसके शासक जो थे फ्रेंच के, ठीक है। मोर एवर, फिर भी इंग्लैंड वाज रीस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग्स विद इन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी 1066 के बाद, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के जाने के बाद इंग्लैंड के जो कुछ राजा थे, किंग्स थे, इन 150 सालों में मॉडर्न मिडिल इंग्लिश आने से पहले अंग्रेजी को पूर्ण रूप से सुरक्षित यानी रीस्टोर्ड कर दिया। यानी कि उस 1066 के बाद पूरे इंग्लैंड में अब फ्रेंच शब्द हटने लगा और सभी जगह अंग्रेजी को लागू कर दिया गया। ठीक है। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू, ये ओल्ड इंग्लिश था, अब पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश और तब पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ और फिर मिलेंगे सेकंड वीडियो में। हाँ, और ये ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए, आप लोग देख लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।